हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि केवीएस एनवीएस की आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और आज मैं आप लोगों को कल एक टेलीग्राम पर पेपर डाला था, जिस तरीके का केवीएस एनवीएस का फॉर्मेट है। 60 एमसीक्यूज एंड 10 के 80 वर्ड के और या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो मैं आप लोगों का कल मैंने लिया था, मतलब जो यूनिट लिए मैंने एलिजाबेथन एंड जेकोबियन ड्रामा लिया है। एंड मैं आप लोगों को कहूँगी कल की क्लास आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास से 60 जो 60 एमसीक्यूज हैं वो अपना मैच करिए। बहुत इजी एमसीक्यूज थे, आई नो दैट। लेकिन कल जो है ना, मैंने आप लोगों के लिए आई थिंक जो मैंने पूरा का पूरा एक नोट्स प्रिपेयर करे हैं। पूरे नोट्स मैंने प्रिपेयर करे हैं और आप लोग वो नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम से, हमारे टेलीग्राम चैनल से उन नोट्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और उन नोट्स से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरी की पूरी यूनिट उस नोट्स में मैंने कवर करी है। बहुत ही अच्छे। और आप उनको अगर कहीं पे आप पेड वर्ज़न में पढ़ रहे हो तो आप अपने उन नोट्स के साथ उन्हें कंपेयर कर सकते हो, उन्हें मैच कर मतलब उनके साथ मतलब मिला-जुला के पढ़ सकते हैं। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। और बहुत ही अच्छे नोट्स प्रिपेयर करे हैं मैंने। और मैं कल आपको वो पूरा एलिजाबेथन एंड जेकोबियन जो ड्रामा है, पूरा उसके बारे में समझाऊँगी। उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लिखने को आता है तो आप मात नहीं खाओगे, ये मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ। अगर आपने उन नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया, मेरी बात को अच्छे से सुन लिया, तो आप लोग। और ये जो नोट्स है ना, टेलीग्राम से ज़्यादा हमारे टेलीग्राम से ज़्यादा संख्या में जुड़े। और उसमें आपको जो नोट्स हैं वो अभी एक्चुअली तैयार हो रहे हैं। तो अभी उन पे काम चल रहा है नोट्स पे। तो कल वो यूनिट, पूरी यूनिट जो है आप लोगों को, जो सेकंड यूनिट है ना वो वाली, मैं आपको बता भी देती हूँ। आप लोगों ने सिलेबस में भी देखा होगा। लेट मी शो यू द सिलेबस एज वेल। 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। हाँ जी, वो है ना, ब्रिटिश लिटरेचर में है, एलिजाबेथन एंड जेकोबियन ड्रामा है, ये सेक्शन डी लिटरेचर में है। जिसमें विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, ये दिया हुआ है। तो इसके अलावा जो है आपका, मतलब इसमें उन्होंने एलिजाबेथन एंड जेकोबियन ड्रामा करके दिया हुआ है। तो मैंने ये पूरा कवर करा है। जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उसको के अलावा जो पूरी बैकग्राउंड है वो बताते हुए, बट वो आपको मैं पूरा समझाऊंगी कल। आज 60 एमसीक्यूज करा रही हूँ, समझाऊंगी कल। और उसके साथ ही आपको नोट्स भी मिलेंगे हमारे टेलीग्राम पे। हमारा टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए, अब आप लोगों को मैं क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों ने कर ही लिए होंगे, इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने ये रहा। और ये देखिए, ये पूरा हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन है, टोटल क्वेश्चन 70 है। और इसमें आपके 60 × 1 है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस एंड द आंसर इज, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं। ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज ड्यूटी। तो यहाँ पर ईच के बाद भले ही नाउन प्लूरल लगे, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एरर। हार्डली हैड द बेल रंग, रिंग रैंग रंग व्हेन द स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लास। तो हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन ही लगता है, हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर ही लगता है, और नो सूनर के साथ देन लगता है। दोनों के दोनों ये एडवर्ब्स हैं, इसीलिए अगर ये आते हैं सेंटेंस के शुरू में तो इन्वर्जन यूज किया जाता है। हार्डली इज एन एडवर्ब एंड इट कैन नॉट मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन, और इट इज नॉट मॉडिफाइंग द होल ऑफ द सेंटेंस। दैट इज व्हाई the inversion here which has been used here is absolutely correct। तो यहाँ पर सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, दैट्स नो एरर। इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, देयर इज नो एरर बट द एरर इज गिवन, तो नो एरर। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। They'll announce the result tomorrow. They
announced. The result will be announced tomorrow. The result will be announced tomorrow. तो यहाँ पर by them लगाने की जरूरत नहीं है, and if it is given somewhere, then you can use it. Choose the correct option. He is senior dash in experience. ये जो होते हैं latinized होते हैं, इसीलिए he is senior to me in experience. Which of the following is not a feature of a formal letter? इनमें से कौन सा फॉर्मल लेटर का फीचर नहीं है? सब्जेक्ट लाइन होती है, पोलाइट टोन बिल्कुल रखनी चाहिए, वेदर यू आर, आप चाहे किसी व्यक्ति से नाराज भी क्यों ना हो, लेकिन आपकी टोन, मतलब आप एक स्ट्रिक्ट वे में बोल सकते हैं, बट योर टोन मस्ट बी पोलाइट एंड टोन मैटर्स अ लॉट. कॉन्ट्रैक्शंस, क्लियर पर्पस. बेसिकली हमें फॉर्मल लेटर में कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करने चाहिए, जैसे कांट, डोंट, ये सब सही नहीं माने जाते हैं. और कोलोक्वियल लैंग्वेज सही नहीं मानी जाती है. दैट्स एब्सोल्युटली जो है इज इनकरेक्ट वे ऑफ ड्राफ्टिंग अ लेटर. तो कोलोक्वियल यूज नहीं करना है, कांट, डोंट और कोलोक्वियल मी एंड ऑल दैट. द मोस्ट एप्रोप्रिएट ओपनिंग फॉर एन आर्टिकल इज, अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना हो तो आप उसकी एप्रोप्रिएट बिगनिंग कैसे करोगे? पर्सनल एनेक्डोट, यानी कि कोई या स्ट्राइकिंग फैक्ट बताते हुए, या कोई मतलब अपना किस्सा बताते हुए, या कोई स्ट्राइकिंग फैक्ट, सल्यूटेशन, सेंडर्स एड्रेस या कॉम्प्लीमेंट्री. अब आप ये तीन चीजें जो देख रहे हो ना, ये आर्टिकल का पार्ट ही नहीं है. दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ आर्टिकल, ये है ही नहीं. आर्टिकल का पार्ट क्या है? देवदार, ये है पर्सनल एनेक्डोट और स्ट्राइकिंग फैक्ट. ये किसका पार्ट है? लेटर का पार्ट है. तो इसीलिए द आंसर इज ए. अब आता है क्वेश्चन, आता है क्वेश्चन नंबर 7. इन डिबेट राइटिंग द रिबटल प्राइमरली एम्स टू. अब सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ रिबटल. Summarize the topic, repeat the introduction, counter the opposing argument logically, provide historical background. Rebuttal का मतलब होता है कि जब डिबेट में आप यू प्रोवाइड एन एविडेंस टू काउंटर द आर्ग्यूमेंट ऑफ द अदर वन. जब दूसरे के आर्ग्यूमेंट को काटने के लिए आप एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करते हो, और बहुत फोर्सफुली प्रोवाइड करते हो, दैट इज नोन एज रीबटल. काउंटर द ऑपोजिंग आर्ग्यूमेंट लॉजिकली, एंड इट इज अ मैंडेट फॉर डिबेट राइटिंग. इफ you are writing in for the motion or against the motion. Which is essential in an essay conclusion? क्या जरूरी है? न्यू आर्ग्यूमेंट्स, स्टैटिस्टिक्स, रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस विद इनसाइट, और कोटेशन विदाउट एक्सप्लेनेशन. देखो ऐसे जब भी कभी हम लिखते हैं ना, तो इट इज रिक्वायर्ड कि वी शुड नॉट यूज टू मेनी कोटेशंस, because if you are using too many quotations or you are literally using too many idioms, the examiner thinks that you are short of words, that's why you are using all these things. तो इसीलिए हमें हमेशा ये चीज सोचनी चाहिए कि पर्पल पैच नहीं बना देना चाहिए. पर्पल पैच का मतलब होता है बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक साथ यूज कर देना. इन द सेम वे योर लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नॉट फ्लावरी. तो यहाँ पर आपका आएगा रीस्टेटमेंट, या जब आप कंक्लूजन में कुछ नई चीज नहीं लिखते हैं, इनसाइट के साथ. इनसाइट होना चाहिए विद थीसिस, मतलब रीस्टेट करते हैं, कंक्लूड करते हैं. The Renaissance is best described as a revival of. Renaissance is best described. Renaissance एक फ्रेंच वर्ड है, rebirth है, किसका? Classical learning and human values. So the answer is B. लगाते जाइएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों के ठीक है. Humanism primarily emphasizes divine grace, men as sinful, human potential, and classical education as ascetic withdrawal from life. ह्यूमनिज्म किस चीज पे? ह्यूमनिज्म बेसिकली मानववाद जो होता है वो ह्यूमन पोटेंशियल एंड क्लासिकल एजुकेशन. क्लासिकल एजुकेशन का मतलब होता है ग्रीक एंड रोमन लर्निंग. दैट इज ग्रीक एंड रोमन लर्निंग. और ये सारी चीजें आई लेट यू नो टुमारो. ये एक एक बात मैं आपको क्या है यूनिट का, ये यूनिट सेकंड, एंड आई विल प्रोवाइड यू डिटेल्ड नोट्स. वो नोट्स का जो जिसे कहना चाहिए ना जो क्रक्स है वो आई लेट यू नो टुमारो. और बाकी जो चीजें हैं मतलब सारे बहुत, अगर आपने उन नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका यूनिट सेकंड प्रिपेयर्ड है. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं.
चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Renaissance humanism encouraged writers to focus on allegory, supernatural, individual experience and personality, anonymous authorship. जो रेनेसांस ह्यूमनिज्म है, मानववाद है, उसने बेसिकली इससे पहले जो पूरा यूरोप था वो पूरी तरीके से धर्मांधता में लिप्त था। लोग पूरी तरीके से किस चीज के फेवर में थे, जो व्हाटएवर जो पोप कह रहे थे वो उसी को मानते थे। और जब एक जिसे कहना चाहिए इटली से रेनेसांस की शुरुआत हुई और फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल के बाद इटली में फुल फ्लेज रेनेसांस था। इंग्लैंड में तो रेनेसांस लेट आया है, बट देन पीपल गॉट टू नो कि दैट व्हाट वी हैव बीन स्टडिंग सो फार वो चीज़ सब गलत है। और जो ओरिजिनल लर्निंग है, जिसका जो कोर पॉइंट है, दैट इज मानववाद, ह्यूमनिज्म। एंड क्योंकि सारी नॉलेज का जो एक फोकल पॉइंट है वो ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एपिटमी हैं नॉलेज के, तो उन्हीं को ही पढ़ना चाहिए। तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड पर्सनैलिटी एंड दैट टू प्रोवाइड दैट, मेक दैट इंडिविजुअल एक्सपीरियंस यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। Which language played the greatest role in transmitting classical humanist learning? जब चलिए लैंग्वेज आपको दिख रही है, फ्रेंच, इंग्लिश, लैटिन, जर्मन। विच लैंग्वेज प्लेड द ग्रेटेस्ट रोल इन ट्रांसमिटिंग क्लासिकल लर्निंग? देखो भाई, बात ये है कि सबसे पहले इंग्लिश नहीं है, फ्रेंच नहीं है, दैट्स लैटिन, क्योंकि इटली में भी लैटिन का ही यूज हुआ था, तो लैटिन, दैट इज लैटिन। सोलिलोक्वी इज बेस्ट डिफाइंड एज, ये इस एलिजाबेथन और जैकोबियन एज का मेन फीचर है सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी सोलो मीन्स होता है एक, और लोक्वा मीन्स होता है डायलॉग। तो एक अकेला व्यक्ति जब स्टेज पे खड़े होकर डायलॉग बोलता है तो उसे सोलिलोक्वी कहा जाता है। बट वेन एवर, और क्यों किया जाता है इसका प्रयोग? सो दैट द ऑडियंस, टू लेट ऑडियंस नो व्हाट इज गोइंग, what the character is going through। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑडियंस को कैसे पता चलेगा ना? तो सोलिलोक्वी होता है अ डायलॉग बिटवीन टू कैरेक्टर्स, अ स्पीच रिवीलिंग इनर थॉट्स। तो एक इनर थॉट्स बताते टू लेट द ऑडियंस नो व्हाट द एक्टर इज गोइंग थ्रू। सोलिलोक्वीज इन शेक्सपियर्स प्ले मेनली हेल्प टू, जैसे हैमलेट में आपने देखा होगा, हैमलेट में बहुत सारी सोलिलोक्वीज हैं। सोलिलोक्वीज क्या पार्ट प्ले करती है? एडवांस स्टेज सीनरी, रिवील साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। देखो, जो ट्रेजेडी होती है ना, अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यानी कि एक टेंशन नहीं है, तो ट्रेजेडी ट्रेजेडी ही नहीं बनेगी। तो ये है सोलिलोक्वीज इन शेक्सपियर रिवील साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। To be or not to be is an example of monologue, chorus speech, aside, soliloquy। किस चीज का एग्जाम्पल है? To be or not to be बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि जीऊं या मर जाऊं, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ soliloquy, and it's soliloquy by Hamlet। Which play is most famous for extensive use of soliloquies? बहुत सारी soliloquies है, 7 soliloquies तो इसमें जो है वो हैमलेट की ही हैं, और इसका नाम है हैमलेट। The classical three unities include unity of, थ्री यूनिटीज का मतलब होता है यूनिटी ऑफ डैश डैश डैश, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। इसका मतलब ये होता है कि 24 घंटे का समय होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए, और एक्शन में सब प्लॉट्स नहीं होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी सब प्लॉट्स इन जो है इन द मेन प्लॉट, इन बिटवीन द मेन प्लॉट्स। द थ्योरी ऑफ द थ्री यूनिटीज इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से ली गई है भाई? जिसने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है, किसमें दी है? उसी ने ही जो है, और जिसको फॉलो करते थे उन्होंने ही दी है। एंड द आंसर इज दैट इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, थ्री यूनिटीज की थ्योरी किसने दी है? एरिस्टोटल के द्वारा दी गई है। एलिजाबेथन ड्रामा जनरली स्ट्रिक्टली फॉलोड द थ्री यूनिटीज, partially followed them, rejected unity of action, ignored them। देखो भाई, शेक्सपियर ने तो मोस्टली वायलेट ही करा। तो एलिजाबेथन ड्रामा जो है जनरली वो लोग क्या करते थे कि वो लोग जो है एलिजाबेथन ड्रामा जनरली इग्नोर्ड देम कंप्लीटली। तो बेसिकली वैसे इग्नोर्ड भी नहीं कर सकते हैं हम,
पार्शियली फॉलोड देम, या हम यहाँ पर जो है इग्नोर्ड, एक मिनट मैं देख भी लेती हूँ। एलिजाबेथन ड्रामा जनरली इग्नोर्ड देम कंप्लीटली। हाँ, पार्शियली फॉलोड देम और इग्नोर्ड देम कंप्लीटली, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। वैसे इसमें ओवरपावरिंग इग्नोर्ड देम हो सकता है अगर हम माने। शेक्सपियर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स, मैंने अभी बताया था, रिजिडली, एक्सपेरिमेंटली, फ्लेक्सिबल। शेक्सपियर का एटीट्यूड थ्री यूनिटीज का था, वो कभी कभी फॉलो करते थे, जैसे टेम्पेस्ट में फॉलो कर लिया, वैसे वो फॉलो नहीं करते थे, बहुत मतलब वायलेट करते थे। तो एक्सपेरिमेंटली जो है उनका फ्लेक्सिबल रहता था। दैट इज एक्सपेरिमेंटली फ्लेक्सिबल। दैट्स बी। द रोमन प्ले राइट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑन एलिजाबेथन ट्रेजेडी वॉज, एक्चुअली जो एलिजाबेथन्स थे ना, ये लोग ग्रीक राइटर्स से ज्यादा रोमन राइटर्स से बहुत प्रभावित थे। तो ये लोग ट्रेजेडी में सेनेका से प्रभावित थे, और कॉमेडी में ये लोग जो हैं ये प्लॉटस से प्रभावित, टेरेंस एंड प्लॉटस से प्रभावित थे, और ट्रेजेडी में सेनेका से। तो द आंसर इज सेनेका। और टेरेंस और प्लॉटस ये दोनों जो हैं वो कॉमेडी के हैं। दे यूज्ड टू फॉलो प्लॉटस एंड टेरेंस फॉर कॉमेडी एंड सेनेका फॉर ट्रेजेडी। सेनेका's influence is mainly seen in, सेनेका की का जो इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, रिवेंज ट्रेजेडी, पेस्टोरल ड्रामा, रोमांस। तो भाई सेनेका का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है रिवेंज ट्रेजेडी में। रोमन इन्फ्लुएंस एनकरेज्ड एलिजाबेथन राइटर्स टू यूज प्रोज, लॉन्ग रेटोरिकल। अब इसको क्वेश्चन को आप समझिए कि क्या किस बारे में ये कहा गया है। और रोमन इन्फ्लुएंस एनकरेज्ड एलिजाबेथन राइटर्स टू यूज, देखो एलिजाबेथन राइटर्स ना सेनेका से प्रभावित थे, और सेनेका से प्रभावित थे तो बेसिकली रिवेंज ट्रेजेडीज और रेटोरिक जो है फॉर्म यूज किया करता था, लॉन्ग रेटोरिकल स्पीचेस, लॉन्ग रेटोरिकल स्पीचेस। Which Roman poet strongly influenced Renaissance idea of transformation and myth? ट्रांसफॉर्मेशन से जो आपके दिमाग में आए, वर्जिल, हॉरेस, ओविड। ओविड की वर्क का नाम ही क्या है? मेटामॉर्फोसिस, एंड दैट इज ओविड। ओविड के वर्क का नाम ही है मेटामॉर्फोसिस, और शेक्सपियर ने भी इनको बहुत अच्छे से जो है फॉलो करा है। और किताब पढ़कर तो ये समझ में ही नहीं आता, भगवान जाने इतने ट्रांसफॉर्मेशन है, इतने ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा। The Renaissance view of man is best summed up as, the Renaissance view of man is best summed up as passive, centered your human dignity and reason, entirely religious, feudal and hierarchical। देखिए भाई, रेनेसांस व्यू ऑफ मैन जो है, रेनेसांस मैन जो है वो बिल्कुल जो है क्या है? सेंटर्ड ऑन ह्यूमन डिग्निटी एंड रीजन, सेंटर्ड ऑन ह्यूमन डिग्निटी एंड रीजन। डिबेट राइटिंग, मिले जुले क्वेश्चंस हैं। डिबेट राइटिंग डिफर्स फ्रॉम, अगर डिबेट और एस्से को मिलाओगे तो दोनों में, अभी मैंने पढ़ाते पढ़ाते बोला, क्वेश्चन कराते कराते एक चीज बताई थी, रीबटल। डिबेट में रीबटल मैंडेट है, अगर उसमें मतलब यूजेस एंड मिसयूजेस या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वर्ड ना यूज किया हुआ हो तो वो फॉर द मोशन और अगेंस्ट द मोशन होता है, तो यूज ऑफ रीबटल। एन आर्टिकल इज यूजुअली रिटन फॉर, किसके लिए लिखते हैं आर्टिकल? आर्टिकल लिखते हैं किसके लिए? आर्टिकल लिखा जाता है प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, मास रीडरशिप या एकेडमिक एग्जामिनेशन। देखो आर्टिकल जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है मास रीडरशिप के लिए। सो द आंसर इज सी, मास रीडरशिप। Which genre benefited most from Renaissance humanism in England? Allegory, drama, ballad, chronicle। तो भैया एक याद रखिएगा कि रेनेसांस इंग्लैंड में सबसे ज्यादा जो चलने वाला फॉर्म था वो ड्रामा था, लिरिक सेकंड नंबर पे था। Elizabethan writers borrowed from classical sources but adapted them to courtly Latin style, strict Greek from English audience and stage conditions। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि एलिजाबेथन राइटर्स ने बोरो तो करा था, लेकिन उन्होंने बना दिया था उसको इंग्लिश ऑडियंस के अकॉर्डिंग, अदरवाइज दे वुड हैव बीन अ बिग फेलियर। बहुत बड़े वाले, had they practiced the Greek features entirely in the works, they would have been complete failures। क्योंकि भाई एक बात है ना, आपको आप बात तभी तो समझ में आएगी जब सामने वाला आपकी भाषा में समझा रहा हो, अदरवाइज कहाँ से समझ में आएगी। एंड
30th question. The blend of classical influence and creative freedom is a hallmark of. The blend of classical influence and creative freedom is a hallmark of Elizabethan literature. तो ये मैंने पहले 30 क्वेश्चंस जो है आप लोगों को करवाए हैं और अब मैं आप लोगों से ये चीज़ जो है जब कल आप लोगों को वो नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे क्योंकि आज इन पे भी काम चल रहा है ना, बहुत सारा काम है बहुत। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका उसके बारे में बता देती हूँ। अपने बारे में बता बता के तो लोग सारे के सारे अपने बारे में बताते हैं, हम नोट्स के बारे में बता रहे हैं। फिर भी क्या कहूँ क्या कहूँ मैं आज आपसे। देखो, मैंने जो आप लोगों के लिए नोट्स जो तैयार करे, सबसे पहले नोट्स में मेरे क्या है कि एलिजाबेथन ड्रामा अ कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल एनालिसिस है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि द एलिजाबेथन पीरियड जो कि 1558 से 1603, दैट पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। एंड इसमें जो है क्वीन एलिजाबेथ के, जब क्वीन एलिजाबेथ वाज ऑन थ्रोन तो किस तरीके से बहुत सारी आर्ट्स जो हैं वो उभर कर आई। और जो इसमें द मूवमेंट नोन एज ह्यूमनिज्म profoundly shaped Elizabethan drama, emphasizing the dignity of human beings and the expanded possibilities of human life in this world। मैं छोटा छोटा करके आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैंने हैमलेट में क्या जो है वो एलिजाबेथन ड्रामा के फीचर्स देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइजेशन एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ, द सोलिडिटी एज ड्रामेटिक डिवाइस। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, इफ अगर जब आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन लिखने में दिक्कत नहीं आएगी और ये नोट्स को आप सहेज के रख सकते हैं। भले ही हम इस पे अपना वाटर मार्क लगा के भेजें और आप इसे कहीं भी जो है प्रिंट आउट करो, ऐसे ही पढ़ लो, लेकिन ये है कि ये नोट्स अगर आपने इनको ढंग से लिख दिया तो ये आपकी पहचान, आपकी छाप जो है वो छोड़ेंगे। तो चलो इसी के साथ 31st क्वेश्चन पे चलते हैं। एलिजाबेथन एज इज एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ, हो इतना मुश्किल क्वेश्चन। एलिजाबेथन एज इज एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। एंड वो जो है ना क्वीन एलिजाबेथ, बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ जो है ना उनको लोगों ने रानी कब माना था, जब उन्होंने डिफीट ऑफ स्पेन के भयंकर जो बेड़ा था, जो उनकी फ्लीट ऑफ शिप्स थी उसे हरा दिया था 1588। 30 इयर्स लग गए यार प्रूव करने में। मुझे लग रहा है मेरे को भी इतने इयर्स लग जाएंगे, तब तक तो मैं बुढ़ी हो लूंगी भाई, मगर कोई बात नहीं, जब तक है जान लगे ही रहेंगे लगे ही रहेंगे। Who is not, which of the following is not an Elizabethan dramatist? जब हम चॉइस बताते हैं तो हम which यूज करते हैं, who यूज नहीं करते हैं। Although this concept has not been asked here, मगर मैं क्या करूं, मेरे मुंह से निकल गया। तो which of the following is not an Elizabethan dramatist? Marlowe, Johnson, Webster या Shaw? And the answer is Shaw. That is Shaw। मॉडर्न एज के है ना, गॉल्सवर्दी के समकालीन है। हु विच ऑफ द मतलब हु वर यूनिवर्सिटी विट्स? अरे यूनिवर्सिटी विट्स जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। एजुकेटेड एलिजाबेथन प्ले राइट्स, एजुकेटेड एलिजाबेथन प्ले राइट्स। डॉक्टर फॉस्टर्स इज प्राइमरली, आपको पता है डॉक्टर फॉस्टर्स जो है ना दैट्स अ मोरालिटी प्ले। क्यों? उसमें रेनेसांस ह्यूमनिज्म, क्वेस्ट फॉर नॉलेज एज वेल एज एक मॉरलिटी प्ले की तरह गुड एंजल बैड एंजल, और उसमें एक मॉरल इंसाइट भी दिया गया है। तो दैट्स हालांकि ये मार्लो की एक ट्रेजेडी है बट इट इज अ मोरालिटी प्ले एज वेल। Was this the phase that launched 1,000 ships? ये लाइन जो है वैसे तो ये एग्जैजरेशन भी है, लेकिन ये लाइन जो है ना वो जब उसको देखता है फॉस्टर्स हेलन को देखता है एंड ही फेल head over heels in love with that beautiful woman, and the lines, and this line is from Dr. Foster's. Which of the following is not by Shakespeare? तो इसका आंसर है आपका स्पेनिश ट्रेजेडी, ये किड का वर्क है। That's a work by Kidd, Thomas Kidd। Which of the following
नहीं, डचेस ऑफ माल्फी इज बाय जॉनसन, वेबस्टर, फोर्ड, या कि डचेस ऑफ माल्फी है वेबस्टर, दैट्स बाय वेबस्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं, 23 क्वेश्चंस आर लेफ्ट एंड लेट्स कंप्लीट देम एज वेल। Which of the following is a revenge tragedy? As You Like It, Hamlet, The Tempest या ट्वेल्थ नाइट? देखो भाई, ये एज यू लाइक इट एक कॉमेडी है, ट्वेल्थ नाइट भी कॉमेडी है, हैमलेट ट्रेजेडी है, टेम्पेस्ट ट्रेजिक जैसे कहना चाहिए रोमांस है या ट्रेजिक कॉमेडी, और हैमलेट जो है वो एक रिवेंज ट्रेजेडी या ट्रेजेडी ऑफ ब्लड है। तो आंसर इज बी। शेक्सपियर्स थिएटर, शेक्सपियर का मेजर जिसमें था दैट वाज ग्लोब, और ग्लोब में पहला प्ले जो हुआ था, आप जानते हैं कौन सा प्ले पहली बार जब ग्लोब को बनाया गया था उसमें पहला प्ले कौन सा हुआ था, बताइए। Which of the following is not a character in King Lear? Cordelia, Regan, Goneril या Desdemona? And you all know very well that's Desdemona. Johnson's comedies are called, बेन जॉनसन की कॉमेडीज को कहा जाता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, क्योंकि वो बेसिकली उनकी कॉमेडीज जो हैं वो किस पर आधारित थी, ह्यूमर यानी कि मॉइस्चर पे। एवरीबडी बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द मॉइस्चर दैट इज प्रेजेंट इन हिज और हर बॉडी। तो वो है कि ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, एंड दैट इज फ्लेम। तो इन्हीं चार ह्यूमर्स के अकॉर्डिंग लोगों का टेम्परामेंट होता है। वोल्पोनी इज सेट इन, वोल्पोनी और द फॉक्स इसका सबटाइटल है, वोल्पोनी इज सेट इन। वोल्पोनी जो है वो सेट है आपका कहाँ सेट है, एंड दैट इज वेनिस। वोल्पोनी इज सेट इन वेनिस। वोल्पोनी और द फॉक्स। ब्यूमोंट collaborated with Fletcher, Kidd, Marlowe या Peele. Beaumont be one of the playwrights of Elizabethan age and he collaborated with Fletcher. Beaumont and Fletcher का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, that is Fletcher. The Spanish tragedy is important for, Spanish tragedy जो किड की है, it's a good epitome of revenge tragedy. इयागो, पूरे उसमें इयागो ऑनेस्ट इयागो इज अ लॉयल फ्रेंड, कॉमिक विलन, मैकियावेलियन विलन या ट्रैजिक हीरो? बताओ क्या है जी। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आया है मैकियावेलियन विलन। अब मैं आपको इसके बारे में, इसका जो सही जवाब है वो मैकियावेलियन विलन है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगी ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है। इसका आंसर जो है वो मैकियावेलियन विलन है। इसका आंसर मैकियावेलियन। मैकियावेलियन विलन किसे कहते हैं? ही इज अ कनिंग, मैनिपुलेटिव एंड अमोरल कैरेक्टर जो कि डिसीट और रूथलेसनेस को यूज करता है टू अचीव पावर। तो मैकियावेलियन विलेन होता है, मैकियावेलियन जो विलेन होता है उसकी जो की ट्रेट्स होते हैं, सबसे पहले कनिंग होता है, मैनिपुलेटिव होता है, इमोरल होता है, डिसेप्टिव होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। ये सारी क्वालिटीज भर भर के किस में भरी पड़ी हैं? इयागो में भरी पड़ी हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम लिटरेचर में देखें तो इयागो है, रिचर्ड थर्ड है द हंचबैक, और लेडी मकबेथ, ये सारे के सारे मैकियावेलियन विलेन है। When shall we three meet again opens, अरे ये तो बहुत, the fair is foul and foul is fair, और ये है Macbeth. Macbeth which is known for its supernatural elements and that is Macbeth, जिसे Scottish play भी कहा जाता है, which is not a problem play. Problem play का मतलब क्या होता है? Problem play का मतलब होता है कि a problem is posed but the solution to that problem is not ready made or not given. तो which of the following is a problem play? Measure for Measure, Troilus and Cressida, All is Well, ये तीनों तो प्रॉब्लम प्ले हैं। टेम्पेस्ट ये है
रोमांस या ट्रेजिकॉमेडी। Jacobean age refers to, Jacobean age किसकी एज थी? Jacobean age was the age of James First. James Sixth थे वो स्कॉटलैंड के, but when he ascended the throne in England, he became James First. Jacobean tragedy is marked by, देखो शेक्सपियर ने अपने करियर की जो बेस्ट ट्रेजेडीज हैं वो जेम्स फर्स्ट के समय में लिखी हैं, और जेम्स ट्रेजेडी से समझ में आ गया डार्क वायलेंस, दैट्स डार्क वायलेंस। The Alchemist satirizes religion, politics, greed and gullibility of war. Alchemist is by Ben Jonson, और ये greed and gullibility को बताती है। Chronicle history play, इनमें से कौन सा chronicle या history play है, यानी कि इंग्लैंड के इतिहास को बताता हुआ कौन सा है? एंड दैट्स रिचर्ड थर्ड। बहुत खतरनाक था रिचर्ड थर्ड, ऐसे बोल रहा हूं मैं जैसे मिलकर आई हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले? बताओ कौन सा नहीं है? हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड सेकंड, एडवर्ड सेकंड, किंग जॉन। एंड दैट इज एडवर्ड सेकंड। एडवर्ड थर्ड इनका है, एडवर्ड सेकंड इनका नहीं है। दैट इज एडवर्ड सेकंड। किंग जॉन भी इन्हीं का ही है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर इज स्पोकन बाय विच इज, जिन्हें मकबेथ में थ्रू आउट द प्ले वियर्ड सिस्टर कहा जाता है। वियर्ड सिस्टर्स, बैंको भी इन्हें वियर्ड सिस्टर्स कह के ही पुकारता है। सिटी कॉमेडी इज एसोसिएटेड विद, किसने सिटी कॉमेडीज जो हैं वो लिखी हैं? तो सिटी कॉमेडी एसोसिएटेड है, दैट इज सिटी कॉमेडी इज एसोसिएटेड विद, किसे कहते हैं? एक बार मैं आप लोगों को सिटी कॉमेडी के बारे में भी बताना चाहूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट गिव मी अ टाइम मिनट। अब कोई भी क्वेश्चन का जवाब ऐसे नहीं दिया जाता ना, सोचना भी तो पड़ता है। सिटी कॉमेडी इज एसोसिएटेड विद मार्लो, किड, वेबस्टर या जॉनसन। तो इसे कहा जाता है सिटी, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हूँ। सिटी कॉमेडी को कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है, ये तो पता ही होगा आपको। सिटी कॉमेडी को कॉमेडी ऑफ मैनर भी कहा जाता है। कॉमेडी ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है कि जब समाज के एक जो एलीट वर्ग होता है उनके मैनर्स, उनके मतलब उनके तौर तरीके पे, उनके एक सोशल सटायर होता है, उनके तौर तरीके पे एक सोशल सटायर कहा जाता है, तो उसे सिटी कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है। और एक इसमें से जो है ना, मार्लो ने सिर्फ ट्रेजेडीज लिखी है, किड है इनका भी, या वेबस्टर का भी। सिटी कॉमेडी से या कॉमेडी ऑफ मैनर से जॉनसन जो है वो एसोसिएटेड है। ही इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बट ऑल्सो कॉमेडी ऑफ मैनर्स, क्योंकि अगर आप कॉमेडी ऑफ ह्यूमर पढ़ोगे तो आप उसमें भी देखोगे पर्टिकुलरली व्यक्तियों के कुछ ट्रेट्स का मजाक जो है वो उड़ाया गया है। दैट इज बी जॉनसन। प्ले विद इन प्ले, जो हैमलेट में प्ले विद इन प्ले है उसका क्या नाम है? द माउस ट्रैप, मर्डर ऑफ गुंजैगो, बोथ नीदर, दोनों ही है। पहले वो मर्डर ऑफ गुंजैगो नाम रखना चाहता है, बाद में माउस ट्रैप रखता है, तो दोनों, द आंसर इज सी, बोथ। शेक्सपियरियन रोमांस, इसमें से कौन सा जो है वो शेक्सपियरियन रोमांस है? मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, टेम्पेस्ट या टेमिंग ऑफ द श्रू? देखिए टेमिंग ऑफ द श्रू एक कॉमेडी है, टेम्पेस्ट को रोमांस में लिया जो शेक्सपियर के लास्ट प्लेज है। टेम्पेस्ट तो वैसे भी उनका स्वान सॉन्ग है, तो इट इज नोन एज, इसे रोमांस या ट्रेजी कॉमेडी भी कहा जाता है। सेनेकन इन्फ्लुएंस शोज इन कोरस, फार्स, रिवेंज एंड रिटोरिक, पेस्टोरलिज्म। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सेनेकन इन्फ्लुएंस शोज इन रिवेंज एंड रिटोरिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस फूल? कोई बहुत ही फेमस फूल जो है वो कौन है, जो मतलब एक फूल ओवर पावर कर लेता है, एंड दैट इज टचस्टोन, शेक्सपियर का टचस्टोन।
Elizabethan theatres were indoor only, court exclusive, open air, mixed audience, temporary tents. ओपन एयर होते थे, मिक्स्ड ऑडियंस होती थी। ऐसा नहीं है कि केवल अमीर लोग ही जा रहे हैं, मिक्स्ड ऑडियंस जो है वो हुआ करती थी। ओपन एयर, मिक्स्ड ऑडियंस, ठीक है जी। Next is who is there opens. Which of the play opens with who's there? And that is Hamlet. Hamlet. ठीक है जी। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। और इसके बाद इसमें सेक्शन बी में हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। और ये जो क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक फ्लॉ, हाउ डज क्रिस्टोफर मार्लो प्रेजेंट द थीम ऑफ ओवर रीचिंग एम्बिशन, एनालाइज द रोल ऑफ रिवेंज, ये सारी चीज़ें जो है विद द हेल्प ऑफ नोट्स आपको कल मिल जाएंगे। और इसके साथ यही मैं आपको पॉइंट्स बता के सारी चीज़ समझा दूंगी। ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। औरों को भी बता दिया करो, खुद भी पढ़ लिया करो और औरों को भी बता दिया करो। ओके जी, बाय बाय।